आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आज एक दुखद खबर आई। खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी नहीं रहे। ये खबर जैसे ही फैली हर ओर शोक की लहर दौड़ गई। अजीत जोगी के निधन की सबसे पहले जानकारी खुद उन्हीं के बेटे अमित जोगी ने दी। पिता के निधन पर अमित जोगी ने जो ट्वीट किया वो भावुक करने वाला था। अमित जोगी ने ट्वीट कर लिखा, 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया। मेरे साथ ही छत्तीसगढ़ ने नेता नहीं बल्कि अपना पिता खोया है। माननीय अजीत जोगी जी 2.5 करोड़ लोगों के अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। गांव गरीब का सहारा, छत्तीसगढ़ का दुलारा हम सबसे बहुत दूर चला गया। ये वो वक्त है जो सबको झकझोर रहा है। स्वराज एक्सप्रेस परिवार भी जोगी जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान उनके परिजन को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत प्रदान करे। अजीत जोगी का दुनिया से रुखसत होना न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। अजीत जोगी ऐसे राजनेता थे जिनकी खाली जगह को कभी कोई भर नहीं सकता है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, इसलिए तो वो हमेशा राजनीति के महाबली कहलाए। जनता मांगे जवाब में आज हम बात इसी महाबली नेता की करेंगे जिनकी सांसें भले ही थक गई हो लेकिन सबके दिलो दिमाग और जहन में वह सदा जीवित रहेंगे। तो 9 मई की सुबह तक अजीत जोगी की हालत बिल्कुल सामान्य थी। सुबह के वक्त नाश्ते के बाद वो अपने बंगले के बगीचे में बैठे थे। इस दौरान उन्होंने पेड़ से गिरे गंगा इमली के फल को खाया, जिसका बीज उनके गले में फंस गया। इसके बाद वह बीज श्वास नली में अटक गया। इस घटना के बाद अजीत जोगी कोमा में चले गए थे। पिछले कुछ दिनों से उनके मस्तिष्क में थोड़ी हरकत शुरू हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि जोगी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आज उनके निधन की खबर आ गई। अजीत जोगी भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें उनको सदा सभी के जहन में जीवित रखेंगे। मुझे आज अजीत जोगी का वो बयान भी याद आ रहा है जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ते समय दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैंने भी कच्ची गोली नहीं खेली है, मेरी गोली पक गई है। 20 साल प्रशासनिक सेवा में रहा, उसके बाद 30 से 35 साल से राजनीति में मैं बहुमत ला सकता हूं। और इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी बनाई और उसे बखूबी उभारा भी, लेकिन इस पार्टी को बहुमत में लाने के लिए अब वह जीवित नहीं रहे। अजीत जोगी से जुड़ी बातें और किस्से तमाम हैं जिन्हें एक एक करके आपसे साझा करेंगे। चलिए उसके पहले अजीत जोगी के निधन से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। लंबी बीमारी के बाद अजीत जोगी का निधन। रायपुर के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। हर ओर शोक की लहर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे के तकरीबन अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वे लगातार कोमा में चल रहे थे। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही थी, लेकिन अब सदा सदा के लिए उनकी सांसें थम गई हैं। 9 मई को सुबह नाश्ता करते हुए अजीत जोगी को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस दौरान पत्नी रेणु जोगी उनके पास ही थी और उन्होंने घर में मौजूद स्टाफ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और स्थिति गंभीर होने के चलते वेंटिलेटर पर रखा गया था। पिता की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही बेटे अमित जोगी भी अस्पताल पहुंच गए थे और वे लगातार अस्पताल में पिता का इलाज करवा रहे थे। लेकिन 29 मई को अजीत जोगी का जीवन से संघर्ष समाप्त हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गए। अजीत जोगी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी
कभी भी हिम्मत नहीं हारी। लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे अजीत जोगी ने 2016 में हाथ का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई थी। अजीत जोगी ने साल 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पार्टी की स्थापना की। जोगी IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे थे। अजीत जोगी मुख्यमंत्री के साथ राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य भी रहे। आज राजनीति का ये महाबली भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन सबकी यादों में अजीत जोगी सदा जीवित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो अजीत जोगी किस कद के राजनेता थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था और खास तौर पर उनके नहीं रहने से JCCJ पार्टी के सामने क्या बड़ी चुनौतियां होंगी, इस पर बात करने के हमारे साथ रायपुर से जुड़े स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल हैं। भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ पत्रकार KK मित्री। साथ ही हम बात करेंगे तमाम दलों के नेताओं से भी। पहले संक्षेप में जानना चाहेंगे मनोज जी, जैसी कि खबर आई थी 9 मई को कि उन्होंने इमली खाई, मीठी इमली जो कहलाती है उसका दाना अटक गया, अटकने के कारण उनको वो कोमा में चले गए, श्वास नली में फंस गया जाकर के। इसके अलावा भी किसी तरह की कोई उनको परेशानी थी? और जब आज खबर आई उस दौरान कौन कौन से बड़े, खासकर जो सरकार है कांग्रेस की, तो ऐसे भी लोग जो उनका आपस में बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, उन लोगों ने किसने श्रद्धांजलि दी, कौन पहुंचे वहां? जी देखिए सर, ये 2004 में जब महासमुंद लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद जो है वो व्हील चेयर पे थे और उस तरह से कोई मेजर बीमारी नहीं थी। केवल जो एक जो चल नहीं पाने की उनकी असमर्थता थी वो थी। इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो अस्थमैटिक थे और यही वजह थी कि 9 मई को जब उन्होंने गंगा इमली खा रहे थे तो वो बीज जो है अचानक उनके श्वास नली में जाकर अटक गया था और उसके बाद उनको गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया था। करीब करीब 20 दिन तक वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष किए। इस दौरान 2 बार उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। शरीर के बाकी अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन मस्तिष्क की हलचल जो है वो ना के बराबर थी। तमाम जो डॉक्टर हैं उन्होंने इलाज किया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी इलाज हुआ और अंततः जो है आज उनका निधन हो गया। निधन जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी तो बहुत सारे लोग जो है वो अस्पताल में जाकर मिलना जुलना कर रहे थे। उसी से एक अंदाजा हो रहा था कि स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है और जिस तरह से पुलिस की हलचल बढ़ गई थी अस्पताल में, जो उनका निवास स्थान यहाँ पर है सागौन बंगले में, गौरेला में, जिस तरह की खबरें आ रही थी उससे लगभग सभी को अंदाजा हो गया था कि अब उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। तो आज जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के तमाम नेता हैं वो अस्पताल में मौजूद थे। इसके अलावा सरकार के बहुत सारे लोग जो कभी किसी जमाने में अजीत जोगी के खास हुआ करते थे, मसलन जो अमरजीत भगत हैं खाद्य मंत्री, ऐसा माना जाता है कि वो राजनीति के गुरु थे, अजीत जोगी उनके गुरु थे, तो वो आज पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जो है तमाम जो कांग्रेस के PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचे थे, स्पीकर चरणदास महंत पहुंचे थे, तो तमाम लोग पहुंचे और उन्होंने अंतिम दर्शन किया। जी बिल्कुल, मैंने अगर ये गंगा इमली नहीं खाते तो एकदम स्वस्थ थे वो? निश्चित तौर पर एकदम स्वस्थ थे, क्योंकि करीब करीब 6-8 महीने पहले एक बार और काफी बीमार पड़े थे जब उनको काफी दिक्कत हुई थी और उस समय भी बेहद नाजुक स्थिति हो गई थी। फिर उनको यहाँ से एयरलिफ्ट करके मेदांता ले जाया गया था और वहाँ पे करीब करीब 50 दिन तक उनका इलाज चला था और उसके बाद वो वापस फिर से लौट आए थे और सक्रिय राजनीति में वो बराबर भाग ले रहे थे और उसके बाद भी हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था और बहुत ही स्वस्थ थे। ऐसी किसी तरह की कोई शारीरिक परेशानी उनको नहीं थी। बिल्कुल मनोज जी, हम आएंगे आपके पास और कुछ दूरभाष से भी बात करेंगे। हमारे साथ अग्निहोत्री जी हैं, उनका भी एक आधा। अग्निहोत्री जी, आप भी लंबे समय से, जब वो कलेक्टर थे तब से, इंदौर कलेक्टर थे तब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं।
कोई आपके पास संस्मरण अजीत जोगी जी को लेके? अचानक प्रशासनिक आईपीएस होते हैं, फिर आईएएस हो जाते हैं 2 साल बाद, फिर वो उनका मन परिवर्तन होता है। हालांकि ये बात सही है कि अर्जुन सिंह जी उनके गुरु थे राजनीति के, एक तरह से वो लाने वाले थे उनको। और 1900 मुझे थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा, 1900 जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तब उनको लेकर के राज्यसभा लाके आए थे। कोई आपके पास संस्मरण उनका जोगी जी का? जी, उस समय अर्जुन सिंह जी का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए और तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर के एक बड़ी नीति अर्जुन सिंह जी ने बनाई थी। और तभी मेरा इंदौर से भोपाल ट्रांसफ़र हुआ था और मैंने अजीत जोगी जी से बात की इस संबंध में कि मैं इस बारे में उनका इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो उन्होंने इंदौर में ही मिलने के लिए, तब वो राज्यसभा सदस्य थे, इंदौर में ही मिलने का उन्होंने समय दिया और वहां जाकर के मैंने उनका इंटरव्यू किया। हालांकि थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू था, क्योंकि नीति के खिलाफ उन्होंने जाकर के बयान दिए थे और उस इंटरव्यू को पीटीआई से प्रसारित किया गया, काफ़ी उसको कवरेज मिला। तो कवरेज मिलने के बाद फिर अर्जुन सिंह की आपत्ति उस पर आई। उस समय हमारे ब्यूरो चीफ यहाँ पर जो हुआ करते थे, उन्होंने उन तक वो आपत्ति पहुँची। उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार तो नहीं चाहती कि ये इंटरव्यू सही है और इसका खंडन किया जाना चाहिए। मैंने फिर अजीत जोगी जी से बात की। मैंने कहा कि इस तरह की दिक्कत आ रही है आपके इंटरव्यू के साथ, और मेरे जो ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने भी मुझसे आपत्ति ली है। तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, मैं फला तारीख को भोपाल आ रहा हूँ, आप मुझसे मिलिए। तो वीआईपी गेस्ट हाउस से मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैंने जो बयान दिया है उस बयान से मैं बिल्कुल पलटूंगा नहीं। और एक मजबूत रीढ़ वाले राजनेता थे वो। वहाँ से वो वीआईपी गेस्ट हाउस से मेरे साथ ही वो मेरे ऑफिस पीटीआई के आए जहांगीराबाद में, और ब्यूरो चीफ से मिल करके उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैंने जो बयान दिया है मैं उस पर कायम हूँ, और सरकार यदि इसका खंडन करती है तो मेरा मंडन जो है वो भी आप अभी नोट करवा लीजिए, और यदि सरकार इसका खंडन करेगी तो उसको भी आप साथ साथ जरूर चलाइएगा। इस तरह के राजनेता थे जो मजबूत रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाए, कि जिस बात को एक बार कह दिया तो फिर उससे ढुलमुल होने की स्थिति नहीं थी। ये मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव उनके साथ था। जी, मनोज जी के पास जाएंगे, लेकिन अनिल जी, बड़ी जोर शोर से जीसीसी बनी थी और उस समय बड़ी उम्मीद भी लोगों को हो गई थी कि निश्चित तौर पे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, जहां एक तरफ कांग्रेस भी प्रयास कर रही थी कि बहुजन समाज पार्टी से उनका तालमेल हो जाए, लेकिन उन्होंने, मायावती जी ने उनको चुना। उस दौरान ऐसा भी लग रहा था कि जी मैं अनिल आपके पास आऊंगा। अमरजीत जी भगत हैं हमारे साथ, हैं, मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं। भगत जी, मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। आज स्वागत तो नहीं करूंगा, दुखद घड़ी है इस समय। अजीत जोगी जी आपके एक तरह कहा जाता है कि राजनीतिक गुरु रहे हैं। कोई संस्मरण बताएंगे जो उन्होंने आपको गुरुदक्षिणा दी हो, उस समय कोई गुरुमंत्र दिया हो और फिर आपने उनको गुरुदक्षिणा कभी दी है कुछ? देखिए, जोगी साहब के साथ राजनीति की शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के समय, जब वो एक प्रशासनिक नेता, प्रशासनिक नौकर छोड़ करके, ब्यूरोक्रेसी छोड़ करके जी राजनीति में प्रवेश की, और माननीय अर्जुन सिंह जी ने उनको तेंदुपत्ता नीति निर्धारण के लिए जवाबदारी की, पूरे प्रदेश का दौरा करके तेंदुपत्ता का जो बेस्ट नीति हो सके, जो अच्छा नीति हो सके, उसमें आदिवासियों को लाभ हो सके। भगत जी, आपका नेटवर्क, हमें फोन से सही आवाज जनता नहीं सुन पा रही है। नेटवर्क लगता है मोबाइल पे नहीं है। थोड़ा सा नेटवर्क में आके अगर उनको श्रद्धांजलि देंगे तो जनता भी सुन पाएगी। हम उनके बंगले में जी जी, और उन्होंने तेंदुपत्ता नीति बनाया था और इसका सरकारीकरण कराया। तेंदुपत्ता जब बेचते हैं तो हरे पत्ते का एक बार उनको लाभांश, और बाद में बेचने के बाद जो लाभांश को लोगों को देने का नीति उन्होंने बनाया था, जिससे प्रदेश के आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहक उनको मिला। आज भी लोग उनको याद करते हैं। तत्कालीन पटवा सरकार की सरकार थी, उस समय उन्होंने प्रदेश में
घूम करके कांग्रेस की मजबूती के लिए उन्होंने अलग जमाया। उस समय हमारी मुलाकात से सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक से, और हम बिलासपुर तक पैदल चले थे। 7 दिन की यात्रा थी। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, बहुत उनसे जानकारियाँ, और हमेशा होके कि गरीब को न सताइए जाति मोटी है, मरे हुए चाम से लौह भस्म हो जाए। ये उनका स्लोगन था कि गरीबों के पक्ष में हमेशा खड़ा होना, गरीबों के पक्ष में हमेशा नीति बनाना, और जब भी जरूरत पड़े तो गरीबों का साथ देना। ये बात हमेशा जीवन में हम लोगों को प्रेरणादायी रहेगी, और जब कभी भी ऐसा अवसर आया है तो हम जरूर इस बात को याद भी करते हैं और अपने जीवन में उतारने का पूरा हम प्रयास करते हैं। आज जो हमारे बीच नहीं है, हमने एक ब्यूरोक्रेट के साथ एक अच्छे राजनेता को खोया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और छत्तीसगढ़ को उन्होंने आगे बढ़ाया। वो आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और उनके परिवार में मैडम जोगी को, अमित को इस दुखद घड़ी में ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से कामना। चलिए अमर जी, भगत जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी आपका। अनिल, निश्चित तौर पे उस समय ये लग रहा था कि वो भले ही सत्ता न प्राप्त कर सके, लेकिन सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी। क्या लगता है आपको कि ये अब उनके बेटे, हालांकि मेरी शुभकामनाएं हैं उनके बेटों के साथ, स्वराज शुभकामनाएं हैं। जोगी जी को जब 2004 में एक एक्सीडेंट, लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे थे, शहडोल से संभवतः चुनाव लड़ रहे थे, वो उनकी जिप्सी गाड़ी थी वो पलट जाती है, एक्सीडेंट होता है। उसके बाद उनकी जो, जिसको मेरुदंड कहते हैं, उसमें क्रैक हो जाता है, और तब से वो चल रहा है। लेकिन उनकी जीवटता कभी कम नहीं दिखी। व्हील चेयर में चलते थे, उसके बाद भी उनकी वही जीवटता थी जो पहले शुरू में थी, जब प्रशासनिक अधिकारी थे तो थी। तो क्या जेसी जी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं अनिल? देखिए, अजीत जोगी किस तरह के नेता थे वो सदियों तक याद किए जाते रहेंगे। अजीत जोगी ने एक बड़ा प्रयोग करना चाहा पिछले चुनाव में, बसपा को साथ लाकर। इसके परिणाम जरूर जेसी जी के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन बीजेपी को उससे भारी नुकसान हुआ, और इसके अगली रणनीति तहत जेसी जी काम कर रही थी। अब अजीत जोगी के निधन के बाद स्थितियां थोड़ी पूरा दरोमदार अमित जोगी पर एक तरीके से आने वाला। अजीत जोगी के बारे में एक बात तो ये साफ है कि वो जिस भी चुनाव को लड़ते थे तो चर्चा सामने वाले प्रत्याशी की नहीं होती थी, चर्चा अजीत जोगी की, अजीत जोगी जीतेंगे या हारेंगे। महासमुंद चुनाव जिसकी आप बात करें 2004 की, इस चुनाव में एक दिलचस्प किस्सा भी है। महासमुंद से भी शहडोल, महासमुंद में माफ करेंगे, शहडोल नहीं, शहडोल में स्वरूप सिंह बोरते का एक्सीडेंट हुआ था। वो भी आदिवासी बने प्रशासनिक अधिकारी थे, कलेक्टर थे, और उन्होंने छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था। एक्सीडेंट उनका तो निधन ही हो गया जी। तो महासमुंद के इस चुनाव की चर्चा मनोज जी भी कर रहे थे, तो उसमें एक किस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि किस तरह विरोधियों के दिलो दिमाग में भी अजीत जोगी रहा करते थे। अजीत जोगी जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय सतनामी समाज और आदिवासी समाज इनके बीच में बड़े लोकप्रिय हुआ करते थे। एक परिवार में शादी का किस्सा था, और युवक युवती जब सगाई समारोह में शामिल थे तो जो लड़की पक्ष ने इत्तेफाक से पूछ लिया कि महासमुंद में इस बार कौन जीतेगा, और लड़के पक्ष के लोगों ने कहा कि अजीत जोगी हार रहे हैं चुनाव। इस बात में इतना बवाल मचा कि लड़की पक्ष ने कहा कि आप अजीत जोगी के खिलाफ हैं तो हम सगाई नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, और शादी तोड़ दी। तो ये बताता है कि अजीत जोगी किस तरह, चाहे विरोधी हो चाहे समर्थक हो, वो चुनाव जीत गए। हाँ, चुनाव भी जीते, लेकिन इत्तेफाक से उसी हादसे ने उनकी राजनीति में एक ऐसा मोड़ भी लाया कि वो व्हील चेयर पर आ गए, और उसके बाद लगातार कई बार ऐसा है कि हॉस्पिटल और घर का सिलसिला चलता है। लेकिन उनकी जीवटता देखिए, इन परिस्थितियों के बाद भी राजनीति नहीं छोड़ी, और राजनीति में और वो विरोधियों को अलर्ट करते हैं और बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहो। यहां तक कहा जाता रहा कि सत्ता की चाबी हमेशा उनकी जेब में रहती है। रमन सिंह को लेकर भी कहा जाता, उनकी जो दोस्ती थी
15 साल बीजेपी ने शासन किया छत्तीसगढ़ में, तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस सत्ता से इसीलिए दूर रही क्योंकि रमन और अजीत जोगी की दोस्ती कहीं न कहीं पूरे कैलकुलेशन बिठाती रही। मनोज जी, जैसा कि कहा जाता है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के थे, भूपेश जी उनसे जूनियर हैं, पहले मुख्यमंत्री वो थे, 2.5 साल का उनके मुख्यमंत्री काल उनका जो था, उस दौरान भूपेश बघेल उनके मंत्री भी रहे। भूपेश जी भी पहुंचे क्या? अब रायपुर में है वो, क्या वहां पहुंचे क्या या कल पहुंचेंगे? ये इस बात की जानकारी हमने मुख्यमंत्री सचिवालय से लेने की कोशिश की, तो उस समय ये बताया गया कि अभी सीएम साहब व्यस्त हैं लेकिन जरूर जाएंगे। तो अभी कुछ देर पहले ही, चूंकि जो नारायणा हॉस्पिटल है वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई थी, थोड़ा अभी लॉकडाउन भी है और थोड़ी सावधानी भी बरतनी है, तो ये कहा जा रहा था कि जब उनका पार्थिव शरीर बंगले पे, सागौन बंगले पे लाया जाएगा, उसके बाद वो जाएंगे। तो हो सकता है कि अभी अब से कुछ देर बाद वो जाएं। उस समय अस्पताल जाने से बच रहे हैं, इस तरह की बात आई थी, क्योंकि वहां जाने से भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है और उस तरह की बातें थी। तो हो सकता है रात को आज जो है सागौन बंगले पर जाकर उनके अंतिम दर्शन करें। और जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बात की जानकारी मिली थी, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया था और जो है गहरी संवेदना जताई थी उनके परिजनों के प्रति और उनके सदगति के लिए प्रार्थना की थी। जी, सागौन बंगला कहाँ, गौरेला में स्थित है? सागौन बंगला रायपुर में है। अभी उनका पार्थिव शरीर जो है सागौन बंगला रायपुर में रखा गया है और कल सुबह यहां से बिलासपुर के लिए रवाना किया जाएगा। बिलासपुर में मरवाही सदन जो है, जो अमित उनका जो कार्यालय है बिलासपुर में, वहां पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद फिर जो है रतनपुर होते हुए जो है गौरेला ले जाया जाएगा, जहां पर उनका कल अंतिम संस्कार होगा। ये बाई रोड ही रायपुर से जो है उनका पार्थिव शरीर रायपुर स्थित जो उनका निवास है सागौन बंगला जी, नहीं तो बाई रोड ही जाएंगे क्या? कुछ जानकारी मिली आपको? जी, मरवाही बाई रोड जाएंगे? बाई रोड ही जानकारी मिली है। जो शेड्यूल अमित जोगी ने ट्वीट किया है उसके मुताबिक जी जी बाई रोड ही ले जाएंगे। सुबह 9 बजे यहां से रवाना होने का है रायपुर से। 11 बजे मरवाही सदन पहुंचेंगे। 11 बजे वहां पर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर 2 घंटे बाद जो है वहां से बाई रोड गौरेला ले जाया जाएगा। इस तरह की जानकारी अमित जोगी ने ट्वीट के जरिए दी है। जी बिल्कुल। हालांकि इस समय राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर थोड़ा सा दर्शकों को भी कौतूहल है इस बात को लेकर के जाने कि अब जेसीसी जैसे तो शायद मोहता विधायक नहीं थे, लेकिन जितने भी विधायक हैं और जेसीसी जे का भविष्य क्या होगा? देखिए, जेसीसी जे के वो विधायक थे, मरवाही से चुनाव जीते हुए थे और विधानसभा में जेसीसी जे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अमित जोगी इस बार चुनाव नहीं लड़े थे। उनके परिवार से 2 विधायक हैं अभी। उनकी श्रीमती रेणु जोगी कोटा से विधायक हैं और मरवाही से स्वयं अजीत जोगी विधायक थे और 3 लोरमी से जो है धर्मजीत सिंह विधायक हैं, एक बलौदा बाजार से प्रमोद शर्मा विधायक हैं और देवव्रत सिंह खैरागढ़ से। ऐसे 5 जेसीसी से विधायक चुने गए थे और 2 बसपा से। इस तरह से इनका गठबंधन जो है कुल 7 सीटें पाया हुआ था। देखने में आया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी और जिस तरह से 67 सीट मिले, तो उसके बाद से ये देखा गया कि कई सारे जो कांग्रेस के नेता जो टिकट नहीं मिलने या दूसरे किसी कारण से जेसीसी जे के साथ आए थे, तो कुछ बड़े चेहरे सरकार बनते ही वापस चले गए थे। और अभी ये देखने में आ रहा था कि जितने विधायक हैं केवल वही लोग जो है वो जोगी जी के साथ बचे थे। बाकी जितने जो मध्यम स्तर के या बड़े स्तर के जो कार्यकर्ता जेसीसी जे जो कांग्रेस छोड़ के आए थे, वो सब वापस लौट गए थे। इस आधार पर उस समय राजनीतिक जो विश्लेषक है वो ये मान रहे थे कि शायद जो है अब कोई मजबूत ग्राउंड नहीं बना, खासतौर पर तब जब विधानसभा में जिस तरह से सफलता मिली थी, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में इस दल ने भाग नहीं लिया। तो उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि उनके जो हौसले हैं वो थोड़े से कमजोर हुए हैं और जो है अब जाकर धीरे धीरे उनका जनाधार भी कम हो रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाई थी
और कुछ स्वास्थ्य भी जो है अजीत जोगी का खराब होने लगा। तो ये तमाम कारण थे जिसके कारण ये माना जा रहा था कि पार्टी जो है जिस तरह से तेजी से उभरी थी विधानसभा चुनाव के पहले और जिस तरह से उस समय संभावनाएं दिख रही थी, उसके तुलना में नतीजे आने के बाद, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है। और ये माना जा रहा था कि जब तक अजीत जोगी जीवित हैं तभी तक इस पार्टी का भविष्य है। उसके बाद कोई योग्य जो उत्तराधिकारी न होने के कारण या इस तरह की टीम न होने के कारण शायद आने वाले दिनों में वो प्रभाव नहीं रहेगा जो अजीत जोगी के रहते हुए इस पार्टी का था। अमित जी उतना नहीं कर पाएंगे जितना अजीत जोगी जी के बराबर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रायपुर कलेक्टर भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ से उनका पुराना नाता रहा है। लेकिन अमित जी कितना कर पाएंगे? निश्चित तौर पर उनके अनुभव, उनका दोनों तरह का अनुभव था कि केवल 21 साल की उम्र में आईपीएस वो बन गए थे और उसके बाद 22 साल की उम्र में आईएएस बन के 4 बड़े जिलों की कलेक्टरी की थी उन्होंने। इंदौर जैसे जगह में सबसे ज्यादा समय तक कलेक्टर रहने का रिकॉर्ड बनाया था। रायपुर कलेक्टर थे, सीधी कलेक्टर थे, ग्वालियर कलेक्टर थे और 20 साल का करीब उनका प्रशासनिक अनुभव था। केवल 40 साल की उम्र में वो राजनीति में आए थे। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। तो इस तरह से उनका जो प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव था, उन सभी के आधार पर जो है ये पार्टी खड़ी हुई थी। और उनके अनुभव के सामने अभी अमित जोगी जो है वो उनका बहुत कम अनुभव है और सीनियरिटी उम्र भी उस तरह से नहीं है, न ही उस तरह की दक्षता मानी जाती है अमित जोगी की। हालांकि वो भी एक काबिल युवा है और जो है उनकी भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जो विलक्षणता अजीत जोगी में थी वो अमित जोगी में दिखाई नहीं देती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। जी, चलते चलते अंतिम सवाल अग्निहोत्री जी आपसे। छत्तीसगढ़ से उनको लगाव भी बहुत ज्यादा था, मतलब अपने वहाँ के बिलासपुर अवस्था, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो कि जब छत्तीसगढ़ बना और मुख्यमंत्री बने तो उनकी किसी असमय उनकी बेटी का निधन हो गया था और रायपुर में इंदौर में उनकी बेटी की कब्र थी। बाद में उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी बाकायदे वहाँ इंदौर से उनकी कब्र को लिफ्ट करके वहाँ ले जाया गया, रायपुर ले जाया गया और उन्होंने अपनी बेटी की वहाँ पे कब्र बनवाई। तो ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ था तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी, तो उनका उपयोग ज्यादातर वो छत्तीसगढ़ में किया करते थे। आपका क्या अनुभव कहता है? निश्चित तौर पर जब मध्य प्रदेश एकीकृत हुआ करता था उस समय मध्य प्रदेश में तो उनकी जो धाक थी वो तो थी ही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी सक्रियता ज़्यादा थी, इसलिए उनका उपयोग अर्जुन सिंह जी ने भी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा किया। और मेरे ख्याल से राजीव गांधी जो उनको राजनीति में लेकर के आए थे उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका उपयोग किया उनको। और छत्तीसगढ़ में जो अर्जुन सिंह जी के जो एक फोकस था कांग्रेस के लिए खड़ा करने के लिए और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उसमें अजीत जोगी का खास योगदान था। मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था त्रिपाठी जी, तो बहुत गरीब परिवार से थे और नंगे पांव ही स्कूल जाया करते थे, ऐसा मैं पढ़ रहा था। माता पिता थे उनके जी, और जब स्कूल जाते थे तो पांव में चप्पल भी नहीं हुआ करती थी। और मिशनरीज के टच में आने के बाद मिशनरीज ने उनकी शिक्षा दीक्षा की प्रबंध किया और उन्होंने फिर पढ़ाई की, यहाँ तक कि भोपाल के जो मैनेट है मौलाना आज़ाद टेक्निकल कॉलेज एमएससीटी उस समय कहलाता था, उससे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो एक गरीब परिवार से, एक शिक्षक के परिवार से आते हुए उन्होंने बहुत अपनी जो श्रेष्ठता थी उसको सिद्ध किया, न केवल पढ़ाई के उसमें बल्कि 14 साल इंदौर के कलेक्टर रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी। टोटल 14 साल, 20 साल की सर्विस, 20 साल की सर्विस थी। 14 साल कलेक्टर रहे, रायपुर, सीधी, ग्वालियर सब मिला के। जी, तो लेकिन इंदौर में भी जो कलेक्टर रहे तो उसका भी सर्वाधिक समय रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और एक 2.5 घंटे के अंतराल में उन्होंने कलेक्ट्री छोड़ करके, और रात के 12 बजे उनके पास फ़ोन आया प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो उन्होंने राजनीति ज्वाइन की और राज्यसभा की सदस्यता के लिए फॉर्म भरा था। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था।
और बहुत कुशाग्र बुद्धि और बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व उनका था। जी। कहते हैं कलेक्टर जब वो थे रायपुर के मनोज जी, तो जिस बंगले में रहते थे उसी को उन्होंने मुख्यमंत्री निवास परिवर्तित कर दिया। जी जी, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री निवास है छत्तीसगढ़ का, वो पहले रायपुर का कलेक्टर बंगला हुआ करता था। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि इस बंगले से उनकी बहुत यादें जुड़ी हुई थी और यही वजह है कि उन्होंने इसको मुख्यमंत्री निवास के रूप में परिवर्तित करने का जो है वो निर्णय लिया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका भी, और अनिल जी, अजीत जोगी जी की जो भी संस्मरण है उसको साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति जिस एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती रही, उसने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बहुमत था और ऐसी स्थिति में किसी कांग्रेसी को ही मुख्यमंत्री बनना हुआ। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सोनिया गांधी की इच्छा के अनुरूप अजीत जोगी को राज्य के मुख्यमंत्री की पद की बागडोर सौंपी गई। जोगी ने साल 2003 तक राज्य की कमान संभाली। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अजीत प्रमोद कुमार जोगी जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले संभवतः अकेले शख्स थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के एक गांव में शिक्षक के घर पैदा हुए जोगी को अपनी इस उपलब्धि पर काफी गर्व था और जब तक मौका मिलने पर अपने मित्रों के बीच वह इसका जिक्र जरूर करते थे। साल 1968 में वह आईपीएस बने और फिर 2 साल के बाद ही आईएएस लगातार 14 साल तक जिलाधीश बने रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खैर, अब ये सब वो बातें हैं जिनके लिए जोगी सदा याद किए जाते रहेंगे। अजीत जोगी जी के निधन पर स्वराज एक्सप्रेस एक बार फिर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करता है। Sri Sathya Sai University is the fastest growing